तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 394 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जिन्यूक पार्क को। तो बड़ा वाला डैनियल अभी किडनैप हो चुका होता है और जिन्यूक पार्क अभी उसे एक इंजेक्शन लगाने वाला होता है। जिन्यूक पार्क कहता है, मेरा नाम जिन्यूक पार्क है और तुम्हारा नाम डैनियल है ना? चलो डैनियल, थोड़े से मजे करते हैं। और जैसे ही जिन्यूक पार्क डैनियल की गर्दन में इंजेक्शन लगाने वाला होता है, तभी जो डैनियल होता है कहता है, एक मिनट सर रुको, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कि क्या आपको ऐसा करने के लिए यूजिन ने कहा है? मुझे नहीं पता है कि उसने आपको क्या कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसको बात करके निपटा सकते हैं शायद। आप देखने में काफी ज्यादा सख्त इंसान लगते हो। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे सबसे पहले इस इंसान को शांत करना होगा। लेकिन तभी जो जिन्यूक होता है सीरियस होकर कहता है, तू हंस रहा है? डैनियल कहता है कि क्या सर, सॉरी मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो? जिन्यूक कहता है, साले हरामजादे, तू यहाँ पे हंस रहा है? क्या तुझे इस सिचुएशन का अंदाजा नहीं है कि तू कैसी सिचुएशन में है? आखिर तेरे चेहरे पे ये बेवकूफी भरी स्माइल क्यों है? क्या तू इस वक्त खुश है? लेकिन तुझे किस बात की खुशी है? बच्चे, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे तेरे इस एटीट्यूड को ठीक करना होगा। और अभी जिन्यूक डैनियल के इंजेक्शन घोप देता है और डैनियल चिल्लाने लगता है। और यार, जिन्यूक पार्क एक नंबर का पागल किस्म का बंदा होता है, वो सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं लगाता। जिन्यूक पार्क अभी डैनियल के 50 या फिर 100 से भी ज्यादा इंजेक्शन लगा देता है। क्योंकि डैनियल अभी बंधा हुआ होता है, इसलिए वो चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। और जब डैनियल चिल्ला रहा होता है तो जिन्यूक पार्क इंजेक्शन लगाते हुए उसे बोल रहा होता है, बच्चे, तुझे चीजों को गंभीरता से लेना सीखना होगा। क्या हुआ, अब तुझे हंसी क्यों नहीं आ रही है? क्या अब कोई हंसने वाली बात नहीं लग रही तुझे? अचानक से तुझे क्या हुआ? अब तू क्यों नहीं हंसता? और अभी जिन्यूक डैनियल के इतने सारे इंजेक्शन घुपाता है कि वो बेहोश हो जाता है। और डैनियल की आंख खुलती है उसकी ओरिजिनल बॉडी में। ओरिजिनल बॉडी में भी डैनियल की आंख चिल्लाते हुए खुलती है। उसकी हालत अब भी खराब होती है। डैनियल ने अब भी अपना हाथ पकड़ रखा होता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अब भी उसको दर्द हो रहा है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है अभी वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में है। डैनियल कहता है, क्या मैं बेहोश हो गया अपनी इस बॉडी में? लेकिन अभी ये बात जरूरी नहीं है, मुझे मदद के लिए किसी को कॉल करनी होगी। क्या मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए? मैं किसको कॉल करूं? अभी ओजी डैनियल एक जगह पे खड़ा होता है, लेकिन ओजी डैनियल वहीं पे धड़ाम से नीचे जमीन में गिर जाता है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बड़ा वाला डैनियल है वो होश में आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं जो जिन्यूक पार्क होता है वो बड़े वाले डैनियल के ऊपर बैठा हुआ होता है और कहता है, आखिर तुझे ये किसने कहा कि तू बेहोश हो सकता है? मेरी इजाजत के बिना तू कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मेरी इजाजत के बिना तू बेहोश भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मैं तुझे सोने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ चीजें उस हिसाब से चले जैसा मैं चाहता हूँ। यानी कि जिन्यूक ने डैनियल के ऐसे ऐसे इंजेक्शन भी लगा दिए होते हैं जिससे उसको नींद ना आए या फिर वो बेहोश ना हो। जिन्यूक कहता है, अब तू लगातार सेमी कॉन्शियसनेस स्टेट में रहेगा। भले ही तुझे इस बात का पता चल पाएगा कि तेरे आसपास क्या हो रहा है, लेकिन तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। ना तू सो सकता है और ना ही तू जाग सकता है। बड़ा वाला डैनियल इस वक्त बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये सब क्या है? अब मैं क्या करूं? इसके बाद जिन्यूक डैनियल के कान के पास आता है और कहता है, तुझे पता है, मुझे तुझ जैसे हरामखोरों से बहुत नफरत है। तुझ जैसे हरामजादे जिंदगी को बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं। इतनी खतरनाक सिचुएशन में फंसने के बावजूद भी तेरे चेहरे में वो बेकार सी स्माइल थी, मुझे उसको ठीक करना होगा। यूजिन जानना चाहता है कि आखिर तू कौन है, लेकिन वो हरामखोर क्या जानना चाहता है, इससे मुझे क्या? मैं तो सबसे पहले तेरा बेकार सा एटीट्यूड बदलूंगा, तो इसलिए मुझसे ज्यादा नफरत मत करियो। और जिन्यूक पार्क दोबारा से डैनियल को इंजेक्शन लगाने लगता है। मतलब कि अभी जो डैनियल होता है वो जिन्यूक का एक एक्सपेरिमेंट बन के रह जाता है। डैनियल इस वक्त काफी ज्यादा लाचार महसूस कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, प्लीज कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तो खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बिग डील गैंग को। अभी जो जेक होता है वो कहता है, तो हम फाइनली यहाँ बिग डील की सड़क में पहुंच गए, लेकिन ये काफी ज्यादा खाली लग रही है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ से सारी की सारी लड़कियां चले गई है? तभी दूसरा बंदा कहता है, जब तुम यहाँ से चले गए थे तो हमारी गैंग का जो नंबर 5 का बंदा है वो उन लड़कियों को सुरक्षित जगह पे लेके चला गया था। जेक कहता है, हाँ, और इस वजह से जो बिग डील का बिजनेस था वो भी कुछ समय के लिए बंद हो गया। शीनू कहता है, हाँ, ये बात तुम मुझे पहले ही बता चुके हो। हमारे नंबर 5 वाले बंदे ने मेरी जगह पे उन लड़कियों की रक्षा करी है। उम्मीद करता हूँ कि मैं उन लड़कियों से जल्द ही मिल पाऊंगा। वैसे काफी समय बीत चुका है जब से मैं इस सड़क पे चला नहीं हूँ। जेक कहता है, क्या
क्या तुम ठीक हो? मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पे आते ही साथ रोने लग जाओगे। शीनू कहता है, अरे मुझे जितना रोना था मैं पहले ही रो चुका हूँ। जेक कहता है, अरे भाई मजाक मत कर, तेरी आंख से अब भी आंसू आ रहे हैं, यहाँ पे लड़कों के सामने खुद को शर्मिंदा मत कर। शीनू कहता है, अरे नहीं, वो मुझे थोड़ी सर्दी लगी है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा, वैसे तो चिंता मत कर, अब मैं और नहीं रोने वाला। लेकिन तभी शीनू की नजर पड़ती है यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं उन पे, यानी कि जो बिग डील की लड़कियां होती हैं वो सारी की सारी वापस आ गई होती हैं और वो शीनू को देख के काफी ज्यादा हैरान होती हैं। और जब ये लड़कियां हैरान होकर एक जगह पे खड़ी होती है तभी इनके पीछे से यानोई भागते भागते आती है रोते रोते और उछल के शीनू के गले लग जाती है। यानोई शीनू को गले लगा के बोल रही होती है, बेवकूफ, आखिर तुम कहाँ चले गए थे, तुम एक नंबर के गधे हो। अब यहाँ पे जितने भी बिग डील के बंदे और लड़कियां होते हैं वो सारे के सारे इन दोनों के मिलन को वापस से देख के रोने लगते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इमोशनल होता है। अभी जेरी, जेसन, ब्रैड ये तीनों के तीनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो ये सब देख के रोना नहीं चाहते। और यानोई रोते रोते बोल रही होती है, आखिर तुम इतनी देर तक कहाँ थे, तुम जल्दी वापस क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितने लंबे समय से इंतजार कर रही थी। और यार जो शीनू होता है वो भी अभी फूट फूट के रो रहा होता है और जेक शीनू को देख के कहता है, ये गधा, इसका रोना धोना अब भी बंद नहीं हुआ। तो सारे के सारे भाई लोग सुनो, शीनू वापस आ चुका है और आज रात का खाना हम सब बाहर खाएंगे, सोडा की पूरी क्रिएट ले आओ, हम आज जम के पियेंगे। जेसन कहता है, यानोई तुम्हें पता है शीनू को एक नई लड़की मिल गई है। यानोई कहती है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? शीनू एक्सप्लेन करो ये सब कुछ। शीनू कहता है, अरे नहीं, ये क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता। जेक सैमुअल को भी यहाँ पे आने के लिए मैसेज कर रहा होता है ताकि वो इनके साथ मिलके पार्टी करे, लेकिन सैमुअल यहाँ पे नहीं आने वाला। अब ये सारे के सारे काफी ज्यादा खुश होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेकंड एफिलिएट का सीन। अभी जो यूजिन होता है वीडियो कॉल पे रियोहे से बात कर रहा होता है। यूजिन कहता है, आखिर नेको कहाँ है, मेरा मतलब मित्सुकी कहाँ है? नोमैन कहता है, मुझे कैसे पता होगा बे, इस मीटिंग को आगे बढ़ा और बता तुझे बोलना क्या है। यूजिन कहता है, लेकिन सेकंड एफिलिएट की सीईओ नेको है, वो कहाँ है? रियोहे टेबल में अपना सर झुका के कहता है, मित्सुकी इस वक्त बीमार है, मैंने कुछ समय के लिए उसकी जगह ली है। यूजिन कहता है, ये तो काफी बुरी बात है, क्या काजुमा और कैंता वो दोनों के दोनों ठीक हैं? रियोहे कहता है, उन दोनों का भी इलाज चल रहा है। यूजिन कहता है, लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है तुम बिल्कुल ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ? रियोहे कहता है, हाँ, क्योंकि मैं कतई जहर इंसान हूँ, मैं काफी ताकतवर हूँ। यूजिन कहता है, खैर जो भी हो, जो सर्कस है वो चलता रहना चाहिए, प्लीज मित्सुकी को बता देना जो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है वो अब भी चल रहा है। अभी जो रियोहे होता है यूजिन को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। यूजिन कहता है, तुम्हें अपने इस रूड बिहेवियर को सुधारना होगा। रियोहे कहता है, क्या तुम ये देख सकते हो? सॉरी, मेरी गलती है, मुझे लगा तुम देख नहीं सकते ये। यूजिन कहता है, खैर हमें चिंता करने वाली बात नहीं है कि शीनू हान अब हमारे साथ नहीं है, क्योंकि शीनू हान की जगह पे हमारे पास कई सारे फाइटर्स आ चुके हैं। रियोहे कहता है, क्या नए फाइटर्स? आखिर इससे तुम्हारा मतलब क्या है? यूजिन कहता है, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर, वहाँ के सारे कर्मचारी प्लस टॉम ली अब हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन अब भी वो जो बंदा है जोहान शियोंग, मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि वो हमारे लिए काम करेगा या फिर नहीं। तो रियोहे, हमें सेकंड एफिलिएट की स्ट्रेंथ के बारे में शक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपना ध्यान हमारे बिजनेस के ऊपर रखो और पैसे बनाओ, और उम्मीद करता हूँ कि मित्सुकी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। रियोहे अंगड़ाई लेते हुए कहता है, ठीक है, हम इसको अपने तरीके से देख लेंगे, तू जा। यूजिन कहता है, तो ठीक है, क्योंकि मित्सुकी अभी यहाँ पे नहीं है तो इस मीटिंग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। रियोहे यूजिन को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, अबे जा ना। यूजिन कहता है, मैं अब भी तुम्हें देख सकता हूँ। तो यार इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और अभी जो रियोहे होता है कहीं जा रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है, वो हरामजादा सच में काफी ज्यादा बात करता है और वो सच में काफी ज्यादा बोरिंग है। इसमें कोई भी ताज्जुब वाली बात नहीं है कि लड़कियां उसे पसंद नहीं करती, उस जैसे पढ़ाकू बच्चों की यही दिक्कत होती है, गधा कहीं का। खैर व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर, अब उनके बंदे भी हमारे लिए काम करने वाले हैं। आखिर यूजिन करने की क्या सोच रहा है? खैर मुझे विश्वास है वो जो भी कर रहा होगा उसे पता होगा कि वो क्या कर रहा है। और अभी जो रियोहे होता है खाना लेके आया होता है मित्सुकी के लिए। रियोहे मित्सुकी का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, हे मित्सुकी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आया हूँ, ये सुशी है, तुम्हारी फेवरेट। अगर तुम इसी तरह से खाना छोड़ दोगी तो तुम सूखी हड्डी बन जाओगी। वैसे भी काफी दिन हो चुके हैं जब से तुमने खाना नहीं खाया, तुम्हें कुछ तो खाना ही होगा। मित्सुकी देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी
तो तुम भूख से तड़प तड़प के मर जाओगी। लेकिन दरवाजे के अंदर से मित्सुकी की कोई भी आवाज नहीं आ रही होती। तभी जो रियोहे होता है चिल्ला के कहता है, हे कहीं तुम मर तो नहीं गई। रियोहे तेज तेज से दरवाजा खटखटाता है और कहता है, हे मित्सुकी दरवाजा खोलो, क्या तुम जिंदा हो? प्लीज मरना मत। मैं बोलता हूँ दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं इसको तोड़ दूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन तभी अंदर से मित्सुकी की आवाज आती है और मित्सुकी कहती है, तुम सच में बहुत बड़े गधे हो। लोग अगर कुछ दिन तक खाना नहीं खाएं तो वो मरते नहीं हैं। अभी रियोहे मित्सुकी के दरवाजे के बाहर बैठ जाता है और कहता है, चलो तुम्हारी आवाज सुन के सुकून मिला, कम से कम तुम्हें कुछ हुआ नहीं। मैं तो सोच रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मित्सुकी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी मेरे लिए एक बहुत बड़ा मजाक थी। तुमसे मिलने से पहले तक मैं अपनी जिंदगी बदमाशों की तरह जिए जा रहा था। जो मन में आए वो करता था, जिससे मर्जी उससे लड़ता था। जानता हूँ मित्सुकी, मुझे देख के तुम्हारा दिमाग खराब होता होगा, क्योंकि मैं जापान से तुम्हारा पीछा करते करते कोरिया तक आ गया, और वो भी बस इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ घपाघप करना है। लेकिन जब मैं तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे वापस जापान चले जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त मेरे दिल में किसी अलग तरीके की फीलिंग ने जन्म लिया। मैं कभी भी ये नहीं मानना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इसलिए मैं जब भी तुम्हारे आसपास रहता था तो मैं हमेशा मजाक किया करता था, बिल्कुल ऐसे रहता था जैसे मैं कोई जोकर हूँ। लेकिन बस और नहीं, अब मैं और ऐसा दिखावा नहीं कर सकता कि जैसे मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर उस वक्त मैं सबके सामने ये ना बताता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ तो शायद अभी मैं भी चोट खा के पड़ा हुआ होता कहीं पे। मित्सुकी मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। जिंदगी में पहली बार इस लफंगे को किसी से प्यार हुआ है। मैं जानता हूँ इस कमरे से बाहर आना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। आखिरकार नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरी खासियत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैंड्योक को, जो अभी यूजिन को बोल रहा होता है, यूजिन मैंने सुना व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के अलावा कोई और भी ऐसा है जिसे तुम हमारे साथ मिलाना चाहते हो। यूजिन कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर तो ठीक है, लेकिन हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की जरूरत है अपनी साइड में। वो बंदा जिसको पहले मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, अब मुझे लगता है कि वो अपने सेंसेस में वापस आ रहा है और वो हमारा एक बहुत ही काम का प्यादा बन सकता है। उस जैसे टैलेंट को खत्म कर देना एक टैलेंट की बर्बादी होगी, इसीलिए वहाँ का सीईओ उसे इस लायक बना रहा है कि वो हमारे काम आ सके। मैं चाइना के टी ग्रुप के सीईओ के साथ एक डील करने वाला हूँ। मैं उस बंदे को दोबारा से यहाँ पे वापस लेके आने वाला हूँ। वो इंसान जिसने हमेशा स्काई की रक्षा करी है, वो बंदा जो अपने भगवान के लिए अपनी जान भी दे सकता है, और वो बंदा और कोई नहीं होता है ज़ाइलंग। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शैली के अपार्टमेंट का सीन। अभी जो शैली होती है अपने साथ की लड़कियों को बताती है कि वैरन ने उसको प्रपोज किया था, अपनी फीलिंग बताई थी उसने। एली की दोनों बच्चे हैरान होकर कहती हैं, क्या अंकल ने आपको अपनी फीलिंग बता दी? शैली कहती है, हे थोड़ा आराम से बोलो नहीं तो वो सुन लेगा। ये दोनों कहती है, क्या बिग मामा अंकल आपको पसंद करते हैं? सुनने में तो काफी ज्यादा अजीब लगता है, हा 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 हा। लेकिन मुझे अंकल के लिए काफी बुरा लग रहा है क्योंकि आपको उनके ऊपर जीरो इंटरेस्ट है। हाँ, आपने हमेशा उन्हें अपना एक दोस्त माना है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। शैली शर्माते हुए कहती है, वेल दरअसल बात यह है कि चीजें मेरे लिए थोड़ी सी बदल चुकी हैं। दोनों लड़कियां कहती है, तो क्या आप अंकल को पसंद करती हो? लेकिन शैली ये बात सुन के काफी ज्यादा शर्मा जाती है और पागलों जैसी हरकत करते हुए कहती है, पूरे 3 साल हो चुके हैं उस इंसान के साथ, मैं उसके साथ पूरे 3 साल से हूँ, मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, लड़के मेरा नंबर मांगते रहते हैं और मेरी दोस्त मुझे डेट्स में जाने के लिए बोलती रहती हैं। मुझे काफी बार लड़कों ने बाहर चलने के लिए पूछा है, लेकिन वैरन के अलावा मेरा किसी पे ध्यान जाता ही नहीं है। वैरन चे सबसे अच्छा बंदा है जिसको मैं जानती हूँ, उसके अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोचती। वो मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखता है और काफी ज्यादा भरोसेमंद है। तभी जो ये दोनों लड़कियां होती हैं कहती हैं, बिग मामा अंकल को पहले ये बात मत बताना कि तुम उसे पसंद करते हो, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम उन्हें पसंद करती हो। सच में आपको डेटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आप लड़कों को ये बता देते हो कि आप उनको पसंद करते हो तो वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। आपको यूट्यूब पे रिलेशनशिप के बारे में कोई वीडियोस देखनी चाहिए। अगर आप चाहती हो कि आप लंबे समय तक साथ में रहो तो आपको इनको ऐसा दिखाना होगा जैसे आप उनके लिए मरी नहीं जा रही हो। चाहे आप उन्हें कितना भी पसंद करते हो, लेकिन उन्हें कभी भी किस मत करना और ना ही उन्हें गले लगाना। आप हमारी इतनी बात मान सकती हो, है ना? शैली कहती है, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, आखिर तुमने मुझे समझा क्या है। इसके बाद हम देखते हैं वैरन को, जो अभी नहा के बाहर निकल रहा होता है और कहता है, मैन जब से मैं घर वापस आया हूँ तब से मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी
ये हर जगह है। अभी जो वैरन होता है उसके पूरे कमरे में प्रोटेक्शन के पैकेट पड़े होते हैं और ये सारे के सारे रखे होते हैं एली ने। अभी जो वैरन होता है एली का कॉलर पकड़ के कहता है, ये सब क्या है भाई, कम से कम तू मुझे बता तो सकता था, आखिर तू ये क्या कर रहा है। एली कहता है, ये कोई मजाक नहीं है, तेरे पास ये हमेशा होने चाहिए। यहाँ तक कि यार एक प्रोटेक्शन का पैकेट तो येना के हाथ में भी होता है। एली कहता है, यहाँ तक कि जो माइनर्स होते हैं वो भी इसको दुकान से खरीद सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जब वो मौका आएगा तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए। वैरन कहता है, क्या तूने भी मेरे और शैली के बीच की बातें सुन ली थी? एली कहता है, ये बात तो सबको पता है, जो शब्द होते हैं वो किसी जंगल की आग की तरह फैलते हैं। तो ठीक है, हम सब ग्रोसरी शॉप जा रहे हैं, तुम यहाँ पे मजे करो। वैरन कहता है, हे, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। एली की दोनों बच्चियाँ कहती हैं, अंकल आखिर आप हमारे साथ क्यों आओगे? ग्रोसरी शॉप जाने की बारी आज हमारी है। और अभी ये सारे के सारे यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ सैली और वैरन बचते हैं। वैरन अभी अकेला बैठा हुआ होता है और खुद से कहता है, लगता है ये सब मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। आखिर इन पैकेट्स को अपने पास रखने का क्या मतलब बनता है? जैसा मैं शैली के बारे में सोचता हूँ वो वैसा मेरे बारे में नहीं सोचती है। लेकिन तभी यहाँ पे शैली आती है और कहती है, वैरन जी कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें आपस में बात करनी चाहिए, है ना? वैरन कहता है, अरे शैली तुम, हाँ मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। शैली वैरन की तरफ चल के आती है और कहती है, हाँ तुमने सही कहा, जब हम वर्कर्स के अड्डे में थे तो वहाँ पे तो तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन अभी तुम इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हो? उस समय तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा मर्दानगी है, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत थी। शैली अपने मन में बोल रही होती है, मैंने यूट्यूब पे पूरी 30 वीडियोस देख ली है रिलेशनशिप के ऊपर, अब मैं इस चीज की एक्सपर्ट बन चुकी हूँ। मुझे पता है कि एक इंसान किस तरह से सोचता है, एक लड़का किस तरह से सोचता है। लेकिन क्या वैरन हमेशा से इतना अच्छा दिखता है? क्योंकि अब मैं ये बात मान चुकी हूँ कि मुझे वैरन पसंद है, इसलिए मैं काफी ज्यादा नर्वस महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हैं। वैरन कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन जो मैंने उस वक्त कहा था मैं सच में तुमसे उसका जवाब जानना चाहता हूँ। शैली अभी अपने मन में सोच रही होती है, आखिर मैं अब क्या करूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। आखिर वो जो वीडियोस जो मैंने देखी थी उसमें क्या कहा गया था? ठीक है, तो मुझे सबसे पहले शांत रहना होगा। इसके बाद शैली वैरन को कहती है, अच्छा तो तुम मेरा जवाब जानना चाहते हो? वैरन कहता है, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। शैली अपने मन में कहती है, तो ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा मैंने वीडियोस में देखा था। और शैली वैरन के आगे लिप टू लिप किस कर देती है। और जब ये चीज होती है तो ये दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन इसके बाद जो शैली होती है काफी ज्यादा शर्माने लगती है और अपने मन में कहती है, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो फाइनली जो वैरन होता है उसको उसका प्यार मिल चुका होता है और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।